बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। अभी हम चैप्टर 4 में ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और पिछली दफ़ा जो मैंने आखिरी लेक्चर इस पे लिया था तो हमने ब्रेक इवन एनसीवीपी एनालिसिस के ये एजम्पशन कवर कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये इसका चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। Currently, the most commonly accepted theory of product costing hold that cost of producing a product include direct material, direct labor, and a portion share of factory overhead cost. और ये जो थ्योरी है ये कौन सी है? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मौजूदा जो थ्योरी बहुत इस्तेमाल हो रही है और ख़ासतौर पर इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, वो प्रोडक्ट कास्ट में तीन चीज़ें रखती हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल जो सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर ये भी सारा वेरिएबल है, लेकिन फिर वो फिक्स्ड फैक्ट्री और हेड का जो पोर्शन रखती है तो वो मिक्स कॉस्ट है, उसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है कि ये दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल इकट्ठे आ जाते हैं उसमें। बहरहाल इस अप्रोच को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं या फुल कॉस्टिंग कहते हैं, और ये मौजूदा टैक्स पर्पसेस के लिए भी वैलिड अप्रोच है। लेकिन ये अप्रोच हमारे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करनी है। Because all costs including fixed overhead are applied to production under absorption costing, variation in unit product cost may result solely from variation in production volume. इस फिक्रे को आपने समझना है और एक मिसाल से समझ लीजिए। जो इन्होंने मिसाल दी, चूँकि आप प्रोडक्ट कॉस्ट जब मालूम करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के उसूल पर, तो आप उसमें डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर रखते हैं। इन दोनों से हमें मसला नहीं क्योंकि दोनों वेरिएबल है। लेकिन साथ एक आप मिक्स कॉस्ट रखते हैं और वो है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कुछ तो वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। तो इससे होता क्या है ये आप इधर एग्जाम्पल से समझें। सपोज आपने एक कुछ प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन मेथड पे आपने कर दी है और उसमें आपने फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स्ड फैक्ट्री और हेड जो रखा वो कितना है? वो 200,000 है। इतनी मिकदार में आपने उसको फिक्स्ड फैक्ट्री और हेड भी उसमें रख दिया, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस तरह होता है। अब अगर आपने 20,000 यूनिट उसके प्रोड्यूस किए हैं तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें मसला बनेगा। कैसे? अगर 20,000 बनाई है तो वो एक आएगा और 40,000 बनाई है तो वो दूसरा आएगा। कैसे? ज़रा देखिए। पर यूनिट कॉस्ट में मैं कह रहा हूँ फ़र्क पड़ेगा। अगर ये तो आपने उसमें फिक्स रखा है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब अगर आपने 20,000 यूनिट बनाए हैं और आप इस फिगर को 20,000 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट $10। लेकिन अगर 40,000 यूनिट बनाए हैं और आप इस फिगर को 40,000 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट $5। ठीक है ना जी? तो ये इस वजह से कि ये चीज़ प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती, ये फिक्स्ड है, ये प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती। तो यूनिट कॉस्ट डिस्टर्ब होगा किससे? सिर्फ ये कि आपने कितने यूनिट बनाए हैं उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी वेरिएशन है विच आर नॉट कंट्रोलेबल एट प्रोडक्शन मैनेजर लेवल। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर को डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो उसके हाथ की चीज़ नहीं है। वो जनरली वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन जो इस तरह के फिक्स कॉस्ट है उसको मैनेज करना उसके लिए मसला है। उसको वो अपने डिसीजन पे कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। एंड इट मे ऑब्सक्योर अदर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन कॉस्ट, दे कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम। बहरहाल तो इससे प्रॉब्लम बनते हैं। अब आप इस तरह के जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं
They can be excluded from product cost through the use of costing technique referred to as direct costing. तो अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बजाय डायरेक्ट कॉस्टिंग पे जो है ना इनकम स्टेटमेंट बनाएं और ये कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट कॉस्टिंग पे करें, तो आप इस तरह के फिगर्स को जो है ना, जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करने से हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग पे इंशाल्लाह बात करेंगे। इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये मैं नीचे एक छोटा सा शेड्यूल बना के और फिर वापस इधर ही आता हूँ, इधर अभी मैं फिर आता हूँ। जब आप डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरह मालूम करते हैं। आप उसमें डायरेक्ट मटेरियल रखते हैं जो सारा का सारा वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर रखते हैं जो वेरिएबल है, और फैक्टर और हेड का वेरिएबल पोर्शन रखते हैं, और इस तरीके से आप प्रोडक्ट कॉस्ट मालूम करते हैं। और फैक्टर और हेड का जो फिक्स पोर्शन है वो आप प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं रखते, वो आप पीरियड कॉस्ट में लेकर एक्सपेंस में उसको ले जाते हैं। ठीक है ना जी, ये खास फर्क है। इस तरह जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ फुल फैक्टर ओवरहेड रखेगा, वेरिएबल फैक्टर ओवरहेड नहीं रखेगा। चलिए जी वापस जाते हैं। तो अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग ऑल वेरिएबल factory overhead manufacturing cost are charged to the product, and all fixed costs including fixed manufacturing cost are charged to expense. ये फर्क है जो मैंने आपको बता रहा था। Thus all manufacturing cost must first be classified as fixed or variable. ये ज़रा अहम मसला है, ठीक है ना जी, कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मिक्स्ड कॉस्ट है, जो क्लियर है पहले से कि वेरिएबल है या फिक्स है, वो तो अलग हो गया, लेकिन जो मिक्स्ड हैं तो उनको फिक्स्ड और वेरिएबल में सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जनरली आप करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से, जो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। All variable costs like direct material, direct labor and variable overhead are assigned to production. यानी ये प्रोडक्ट कास्ट में आ जाते हैं। All fixed are assumed to be fixed cost are assumed to be cost of the period, वो पीरियड कॉस्ट में आ जाते हैं, दे आर चार्ज टू एक्सपेंसेस। ठीक है, इस डिस्कशन से आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में एक अहम फर्क भी समझ आ रहा होगा। बहरहाल सारी अगर आपको ओवरऑल समराइज करें तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट दे आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और वो प्रोडक्ट में आते हैं, एंड अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग दे आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, और एक्सपेंस में वो चले जाते हैं। ठीक है ना जी, तो ये एक अहम फ़र्क है। अब आपको ये फ़र्क जो है ज़्यादा बेहतर समझ आएगा अगर आप बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देख लें। एक इनकम स्टेटमेंट देख लें जो डायरेक्ट कॉस्टिंग पे बनी है, और एक इनकम स्टेटमेंट देख लें जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बनी है। और मज़ीद बेहतर ये फ़र्क समझ आएगा अगर वो दोनों जो है ना एक ही इनपुट डेटा पे बनाई गई हो, तो आपको फ़र्क ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और यही मैं करने जा रहा हूँ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास डेटा है किसी कंपनी का, जिसका बिगिनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल ज़ीरो है। प्रोडक्शन जो है इस साल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और उनमें 9,000 सेल हो गए हैं, 1,000 बाकी है। ठीक है, फैक्ट्री और हेड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कुछ तो वेरिएबल है वो हमने इधर रख दिया, और कुछ फिक्स है वो हमने 6,000 उसमें फिक्स है वो हमने इधर रख दिया। सेलिंग एक्सपेंस फिक्स हमने इधर रख दिया, और कुछ वेरिएबल है वो हमने इधर रख दिया। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ना ये फिक्स है, और सारा का सारा ही फिक्स है, हमने इधर रख दिया। ये आप गौर करेंगे कि फिक्स सारे हमने इधर रखे हुए हैं, और वेरिएबल हमने इधर रखे हुए हैं। अब जैसे डायरेक्ट मटेरियल है तो ये वेरिएबल का ये आसान होता है कि पर यूनिट आप बता दें, वो फिर यूनिट बढ़ेंगे तो साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट है $2.00, डायरेक्ट लेबर का है 1.00, फैक्ट्री ओवरहेड का है यानी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का है 0.30, और वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री लेवल पे टोटल हैं 3.30 पर यूनिट।
ये तो फैक्ट्री की बात हो रही है। ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस ये कौन से हैं? ये इसका फैक्ट्री से का ताल्लुक नहीं है, इनका सेल से ताल्लुक है। शायद सेल वालों की कुछ फिक्स तनख्वाह तो ये दी जा रही है और उनको 1 यूनिट बेचने पर इतना कमीशन दिया जा रहा है। तो ये सेल्स वालों का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है। और बाकी सेलिंग प्राइस जो इसका 1 यूनिट बेचते हैं तो $8 का बेचते हैं। तो ये सारी कहानी है, ये डेटा। चले जी, इसके बेस पे पहले हम डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड से जो है ना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। चले देखते हैं दोनों कैसे काम करते हैं। अब ये इनकम स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड है, इनकम स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि सेल की फिगर है, 9000 यूनिट बेचे हैं और हर एक $8 का, जैसे ऊपर बताया। तो इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 72,000। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये बेशक बताया भी जा सकता है कि 9000 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से, यू गेट 72,000 ये फिगर। बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी क्या कहानी है? तो पहले उसमें आप ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले आप देखेंगे इस तमाम एरिया में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रखे गए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले इस तमाम एरिया में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रखे गए हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है ना। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 3.30, अभी जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का कंबाइंड जो कॉस्ट है वो 3.30। चूंकि हमने 10,000 यूनिट बनाए हैं तो इसलिए ये होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3.30, तो ये आ रहा है 33,000। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इन्वेंट्री में रह गए हैं, वो सेल नहीं हुए और वो कितने 1000 यूनिट है। तो आप 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई करें 3.3 से तो यू गेट 3300। ठीक है। बाकी इन दोनों को आप जो है ना इससे ये माइनस करें, 33,000 माइनस 3300, तो ये गेट 29,700 ये फिगर। ठीक है ना जी। और इससे हमारे पास जब हम 72,000 से माइनस करते हैं 29,700, तो हमारे पास ये एक फिगर आ जाता है 42,300 और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरह की चीज़ है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर की बात हो रही है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हम सेलिंग एक्सपेंसेस, वो जो वेरिएबल हैं वो भी हमने इधर रखने, क्योंकि मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले आप सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस रख लेते हैं। तो अब सेलिंग के मेरे पास 9000 यूनिट बिके हैं और उस पर जो कमीशन हमने दिया वो ये है। तो हम ये देखें 9000 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये आपके पास हो गया 1800। ठीक है। तो ये फिगर 1800 जब आप माइनस करेंगे, जब आप इस फिगर से 42,300 से आप माइनस करेंगे 1800, यू विल गेट 40,500 और ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले सारे वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो गए। अच्छा जी, अब वो आगे जाते हैं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पीरियड कॉस्ट है और सारे फिक्स है। फैक्ट्री और हेड ये भी फिक्स है क्योंकि वेरिएबल फैक्ट्री और हेड ऊपर माइनस हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी फिक्स है क्योंकि वेरिएबल सेल एक्सपेंस ऊपर चले गए। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला तो है ही सारा वेरिएबल। बाहर ये फिगर हमारे पास है 6,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, तो ये 33,000 हो गया। ये फिगर हमारा इधर आ गया। अब 40,500 से इसको माइनस कर, 40,500 माइनस 33,000, तो ये 7,500 आपके पास नेट इनकम आ गया। ठीक है ना जी। ये फिगर ज़रा याद रखें कि हमारे पास डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड से जो नेट इनकम आया वो 7,500 आया। ठीक है, नीचे जाते हैं। अब यही इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, लेकिन अब की दफ़ा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हम यही बना रहे हैं। पहली बात, ये फिगर तो वही है कि 9000 यूनिट बेचे हैं, हर एक यूनिट $8 का बेचा है, तो मल्टीप्लाई कर लें तो 72,000 वो तो हो गया।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब की दफ़ा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये 10,000 यूनिट इंटू 3.3, ये तो वही है जो पहले ऊपर हमने किया था। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और हेड का वेरिएबल पोर्शन सारे आ गए हैं। ये 33,000 ऊपर भी मालूम हो गया था। लेकिन अब एक चीज़ जो पहले इधर नीचे थी वो जंप करके इधर आ गई है, और वो है ओवरहेड का फिक्स्ड वाला पोर्शन, और वो 6,000 थी। ये पहले नीचे थी, अब जंप करके इधर आ गई है। और एक और पोर्शन जो इधर ऊपर था वो जंप करके नीचे आ गया, वो सेलिंग का वेरिएबल वाला पोर्शन जंप करके नीचे चला गया। सेलिंग का फिक्स पोर्शन तो पहले भी नीचे था। बहरहाल तो ये फिक्स्ड ओवरहेड इधर आ गए हैं, और अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट आ गया 39,000। जस्ट इन दोनों को ऐड करते हैं 39,000। और इससे अब आपको एक बात और पता चली कि पर यूनिट कॉस्ट बदल रहा है। ये देखें, आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं और वो 39,000 पे बने हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया? 39,000 टोटल कॉस्ट। पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितना हो गया? वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, पर यूनिट टोटल कॉस्ट आपका बन गया 3.9। ठीक है ना जी। अब ये 3.9 बढ़ाए हमें, इससे जो आपसे कुछ यूनिट इन्वेंट्री में रह गए 1,000 यूनिट, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी कीमत मालूम होगी। तो मल्टीप्लाई बाई 3.9 मल्टीप्लाई बाई 1000 या 3,900, वो फिगर यहाँ पर आ गया। ठीक है ना जी। और अब आप इस फिगर से 39,000 से माइनस करेंगे 3,900, तो यू गेट 35,100 फिगर यहाँ आ गया। ठीक है। और अब आप जो ये देखें, यस सर, बस सर थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करेंगे, एक मैं लेक्चर मुकम्मल होने वाला है। ओके, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस माय डियर स्टूडेंट। तो बहरहाल अब आप ये करेंगे कि इस सेल के फिगर से ये अमाउंट माइनस कर लेंगे, 72,000 माइनस 35,100, तो ये आपके पास 36,900 आ गया। इसको अब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लिख सकते, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में यहाँ सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, यहाँ पर तो एक फिक्स्ड आ गया। अब आप इसको ग्रॉस मार्जिन ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये नेम भी बदल जाएगा। ठीक है, ये नेम भी बदल जाएगा। अच्छा जी, इससे अब आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। कुछ सेलिंग के हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। सेलिंग में मसला यह है कि कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, वो सेल वालों की कमीशन। तो ये पहले ये देखें कि ये 16,800 कहाँ से आया है। ठीक है, पहले तो इसमें 15,000 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाई 0.20। ठीक है, और ये 16,800 आ गया ये फिगर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिस तरह ऊपर था वही नीचे है, वही इसके साथ प्लस कर देंगे, प्लस 12,000, और ये 28,800 आ गया। अब आप 36 से इसको माइनस करेंगे, 36,900 माइनस 28,800, तो माइनस करें तो $8,100 का नेट इनकम आएगा। सबसे पहली बात तो ये नोट करें कि दोनों के नेट इनकम में फ़र्क आ रहा है, यानी इससे ये पता चला कि मैथमेटिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट जो कॉस्टिंग है वो एक नहीं है। मैथमेटिकली ये दो अप्रोच, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक नहीं है। आपने देखा वहाँ पर, यहाँ पर 8,100 का नेट इनकम आ रहा है और वहाँ पर 7,500 का आ रहा है। चलिए, तो इसका क्या इफेक्ट हो गया, इसका क्या वजह है? पहली बात तो ये कि दो बातें आपने नोट करनी है। इफेक्ट ऑफ टू कॉस्टिंग मेथड ऑन नेट इनकम। अगर आपके पास प्रोडक्शन एक्सीड करे सेल से, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको इनकम ज़्यादा बताता है। हमारा मौजूदा केस इसी तरह था, प्रोडक्शन थी 10,000 यूनिट की और सेल थी 9,000 यूनिट की। लेकिन अगर किसी वजह से इस तरह हो जाए कि सेल ज़्यादा हो प्रोडक्शन से, और ये कब होता है कि आपको पास कुछ प्रोडक्शन जो है पिछले साल की बची है, ठीक है ना, फिनिश गुड में पिछले साल के कुछ से अनसोल्ड आइटम पड़े हुए हैं, कुछ आपने इस साल प्रोड्यूस कर लिए, फिर उसका पिछले साल से 2,000 है, 10,000 आपने इस साल प्रोड्यूस कर दिए, तो प्रोडक्शन इस साल के 10,000 है और आपने सेल 11,500 की कर दी है। तो ये क्योंकि पिछले भी कुछ थे वो भी सेल हो गए हैं,
तो जब ये सूरत हाल हो जाए तो आपके पास जो डायरेक्ट कॉस्टिंग है वो इनकम ज़्यादा बताता है, और जब सेल और प्रोडक्शन एक जैसे हो तो दोनों का आंसर एक जैसा आता है। इसका जो फ़र्क है, इन दोनों का जो फ़र्क है, और अभी आपने देखा कि फ़र्क आता है, वो फ़र्क कहाँ चला जाता है, तो उसके लिए आपने चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड फैक्टर और हेड रेट मल्टीप्लाई करना, तो डिफरेंस इन नेट इनकम आ जाएगा। ठीक है ना जी, और यही फ़र्क होगा, यही फ़र्क दोनों में होता है। ये फार्मूला हम आपको, लेकिन ये फार्मूला कब बेहतर काम करता है, जब ये जो फिगर है ये दोनों सालों में एक जैसी हो। चले इसके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे साल जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे ये फिगर आई है, और दूसरे कॉस्टिंग मेथड से ये फिगर आई है, दोनों का फ़र्क $600 आ रहा है। ये $600 किस तरह है, इसकी रिकन्सिलिएशन कैसे होती है, वो बेसिकली 1000 यूनिट थे जो इन्वेंट्री में चले गए थे। और अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ज़रा गलती की है, यहाँ पर इन्होंने ये फिगर बताया और साथ ये भी लिख लिया है कि ये फिगर आया किधर से, तो ये लिख दिया साथ, ये नहीं लिखना था, ब्रैकेट में ये फिगर नहीं लिखना था। ठीक है ना, इसको होना इस तरह चाहिए, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 0.6 और ये 600। ठीक है ना, वैसे अगर आप इनको साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चलेगा कि 600 इससे कभी नहीं आता, इनफैक्ट बहुत कम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो असल में ये बता रहे थे कि 0.6 कहाँ से आया, तो ये भी साथ लिख दिया, ये गलत है। तो बहरहाल इस तरीके से वो डिफरेंस, वही 600 का डिफरेंस जो हमारे पास उधर आ रहा था वो इधर भी आ गया। ठीक है, ये फ़र्क इस वजह से होता है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट कॉस्टिंग की क्या अहमियत है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्या अहमियत है। हमारे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कॉस्टिंग ज़्यादा अहमियत है, और हम इंटरनल यूजिंग के लिए इस तरह के डायरेक्ट कॉस्टिंग पे बेस पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और शॉर्ट टर्म डिसीजन का, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा है। तो ये इसकी वजह है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो बस इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।